Dear students, myself Dr. Ajay Sharma, Associate Professor, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। हम एल्गी में जनन की विधियां पढ़ रहे थे। तो 3 जो खास विधियां हैं, कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में से हमने कायिक जनन पढ़ लिया था। कायिक जनन में एक शायद बात मैंने उसमें आपको नहीं बताई कि जो कायिक जनन होता है वो हमेशा अनुकूल परिस्थितियों में होता है। यानी कि अनुकूल परिस्थितियां कैसी? जब पर्याप्त मात्रा में जल और भोजन पौधे के लिए या शैवाल के लिए उपलब्ध हो, तो ऐसी कंडीशन अनुकूल या फेवरेबल कहलाती हैं, जिसमें मुख्यतः कायिक जनन होता है। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Asexual reproduction by a variety of motile or non-motile spores। एसेक्सुअल या अलैंगिक जनन अनेक प्रकार के चल, मोटाइल मीन्स चल, जो गति कर सकते हैं, और नॉन मोटाइल अगतिशील स्पोर्स बीजाणुओं के द्वारा होता है। इसमें हमें विभिन्न स्पोर की और विभिन्न टाइप्स पढ़नी है। स्पोर की टाइप्स भी मिलेंगी और अन्य विधियां भी हमको यहाँ एसेक्सुअल या अलैंगिक जनन की मिलेंगी। तो पहला जो स्पोर है दैट इज जू स्पोर या चल बीजाणु। इन फेवरेबल कंडीशंस इन एक्वेटिक स्पीशीज, अनुकूल परिस्थितियों में जलीय जातियों में, शैवालों की जलीय जातियों में अनुकूल परिस्थितियों में ये प्रकार के स्पोर्स बनते हैं या जू स्पोर्स बनते हैं, चल बीजाणु बनते हैं। अनुकूल परिस्थितियां वही हैं, पर्याप्त मात्रा में भोजन और जलीय जातियां हैं तो जल तो है ही। मोटाइल फ्लैजेलेट नेकेड स्पोर्स फॉर्म्ड इन नाइट। रात के समय इन जातियों में, जो जलीय ये जातियां हैं जहां पर मोटाइल स्पोर्स या जू स्पोर बन रहे हैं, मोटाइल फ्लैजेलेट यानी कशाभिक युक्त, यानी कि उनमें फ्लैजला है गति के लिए, तभी गतिशील है। नेकेड स्पोर का मतलब है अपनी ही एक अलग से कोई कवरिंग नहीं है, जो सेल थी, सेल का अंदर का ही साइटोप्लाज्म उसी भित्ति के साथ जूस्पोर या चल बीजाणु का निर्माण कर देता है। ऐसे स्पोर्स नेकेड कहलाते हैं, जिनके चारों ओर कोई एक्स्ट्रा कवरिंग नहीं है, केवल वही शारीरिक कवरिंग है जो एल्गी की थी। तो रात के समय ऐसे फ्लैजलेट गतिशील जो कशाभिक युक्त हैं, फ्लैजला वाले हैं, नेकेड या नग्न बीजाणुओं का निर्माण होता है। ये एंड कम्स आउट इन मॉर्निंग फ्रॉम जूस्पोरेंजियम। तो जिस कोशिका के अंदर बीजाणु बन रहे हैं, क्योंकि इसमें जूस्पोर बना, तो उसको हम जूस्पोरेंजियम बोलेंगे। ठीक है। जो अगर दूसरा आगे हम स्पोर पढ़ेंगे एप्लेनोस्पोर, तो उसको एप्लेनोस्पोरेंजियम बोलेंगे। यानी कि जिस कोशिका के अंदर बीजाणुओं का निर्माण हो रहा है उसको उसी का स्पोरेंजियम बोला जाता है, क्योंकि स्पोर बन रहे हैं, बीजाणु बन रहे हैं, तो बीजाणुधानी बोला जाता है। स्पोरेंजियम का मतलब है बीजाणुधानी। तो जब जूस्पोर बने तो ये जूस्पोर्स रात में बने, लेकिन सुबह के टाइम ये जूस्पोरेंजिया से बाहर निकलते हैं। कुछ समय आफ्टर सम रेस्ट गिव्स राइज टू न्यू प्लांट। कुछ समय के विश्राम के बाद ये नए पौधे को जन्म देते हैं। जन्म कैसे देते हैं, ये विधियां अलग अलग पौधों में आपको अलग अलग प्रकार से मिलेंगी। हर स्पीशीज में हमको उसी हिसाब से पढ़नी पड़ेंगी। तो इसलिए हमको अभी केवल यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि चल बीजाणु जूस्पोरेंजियम से सुबह के समय बाहर निकलते हैं और कुछ समय विश्राम अवस्था में रहने के बाद नए पौधे को जन्म देते हैं। अगली प्रकार देखें, नंबर 2। दूसरे प्रकार के जो बीजाणु हैं दैट दीज आर एप्लेनोस्पोर्स, यानी कि अचल बीजाणु। नॉन मोटाइल aflagellate naked spores mainly found in terrestrial species, rest is same as zoospore। नॉन मोटाइल अगतिशील हैं, अफ्लैजलेट हैं, क्योंकि फ्लैजला नहीं है इसलिए गति नहीं है, कशाभिक नहीं है। और फ्लैजला देखिए आप, क्लेमाइडोमोनाज आप लोगों ने देखा है, इसके ऊपर 2 ऐसे धागे से लगे होते हैं, ये फ्लैजला है। ठीक है। तो फ्लैजला के लिए कंफ्यूज ना हो, 2 लंबे लंबे जो रेशे से आगे धागे जैसी संरचनाएं निकली होती हैं, ये फ्लैजला कहलाती हैं। तो
जो एप्लेनोस्पोर है वो अगतिशील अफ्लैजिलेट स्पोर है, जो कि फाउंड इन टेरेस्ट्रियल स्पीशीज, मुख्यतः जलीय जातियों में पाया जाता है। मुख्यतः इसकी जलीय जातियों में शैवालों की जो स्थलीय जातियां हैं, जलीयों में तो जूस्पोर बना, तो स्थलीय जातियों में एप्लेनोस्पोर बनता है सामान्य परिस्थितियों में। ठीक है, जब कंडीशंस अनुकूल होती हैं, फेवरेबल होती हैं। आगे लिखा है रेस्ट इज सेम एज जूस्पोर, यानी कि रात में बनी सुबह को उसी तरह एप्लेनोस्पोरेंजियम से। यहाँ जो बीजाणुधानी हैं वो, क्योंकि ये एप्लेनोस्पोर बन रहे हैं, अचल बीजाणु बन रहे हैं, तो वो अचल बीजाणुधानियां कहलाती हैं। उनसे बाहर निकलकर कुछ समय विश्राम अवस्था में रहकर फिर नए पौधे को जन्म देती हैं। इसके बाद हमारा तीसरा स्पोर है, थर्ड टाइप ऑफ स्पोर क्या है? हिप्नोस्पोर इन अनफेवरेबल कंडीशंस। अनफेवरेबल यानी कि प्रतिकूल परिस्थितियां, प्रतिकूल परिस्थितियां। तीसरा स्पोर हिप्नोस्पोर, सुप्त बीजाणु, प्रतिकूल परिस्थितियां, इन अनफेवरेबल कंडीशंस, थिक वॉल्ड नॉन मोटाइल स्पोर्स आर फॉर्म्ड। यानी कि जो एप्लेनोस्पोर था, जब परिस्थितियां आप मान लें कि प्रतिकूल हो रही हैं, यानी कि पानी की कमी है या गर्मी अधिक बढ़ रही है, भोजन की कमी है, तो उस समय जो स्पोर बनेंगे वो मोटी भित्ति वाले बनेंगे। थिक वॉल्ड मोटी भित्ति वाले, नॉन मेटाइल यानी कि अचल स्पोर्स, अचल बीजाणुओं का निर्माण होता है, जो कि इन फेवरेबल कंडीशंस जर्मिनेट टू फॉर्म जूस्पोर्स और न्यू प्लांट। जो कि जब परिस्थितियां अनुकूल आती हैं तो ये जर्मिनेट, अंकुरित होकर नए जूस्पोर्स, या तो पहले जूस्पोर बना देगा या फिर सीधे नए पौधे को जन्म देगा। हिप्नोस्पोर्स ऑफ क्लेमाइडोमोनास निवेलिस एक शैवाल है, क्लेमाइडो, जिसकी जाति है निवेलिस, बिकम रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेमेटोक्रोम पिगमेंट। इसके जो हिप्नोस्पोर्स या सुप्त बीजाणु बनते हैं क्लेमाइडोमोनास निवेलिस के, वो मोटी भित्ति, और उस मोटी भित्ति में हेमेटोक्रोम नाम का लवक होता है, पिगमेंट होता है, वर्णक होता है। हेमेटोक्रोम नाम का वर्णक होता है, जिसके कारण ये लाल रंग के दिखाई देते हैं। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास निवेलिस के स्पोर्स या जो हिप्नोस्पोर्स बने, सुप्त बीजाणु बने, उनमें उनकी भित्ति में हेमेटोक्रोम पिगमेंट पाया जाता है, जिसके कारण वो लाल रंग के दिखाई देते हैं। इसके बाद चौथा स्पोर या चौथा जो विधि है अलैंगिक जनन की, वो है बाई हार्मोगोनिया। बाई हार्मोगोनिया इन ब्लू ग्रीन एल्गी लाइक ऑसिलेटोरिया एंड नोस्टॉक। हार्मोगोनिया क्या है? देखिए, ये पहला प्लांट है ऑसिलेटोरिया। इसमें आप देखेंगे ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये दोनों ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, इनमें ये हार्मोगोनिया बनते हैं। इसके जो फिलामेंट है, इसका जो तंतु है, इस तंतु में जगह जगह पर सेपरेशन डिस्क पाई जाती है, यानी कि इनकी कुछ सेल मृत प्राय हो जाती हैं, या उसका जो जीव द्रव्य है वो म्यूसिलेज, श्लेष्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ से पानी एब्जॉर्ब करके ये फिलामेंट टुकड़ों में टूट जाता है। ये थोड़ी थोड़ी दूरी पर कई पाई जाती हैं, अगली यहाँ होगी, फिर और नीचे फिलामेंट में होगी। तो इन सेपरेशन डिस्क से, इन जो सेपरेशन डिस्क या म्यूसिलेज के पैड्स बने, इनसे थैलस या फिलामेंट छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। ये पूरा टुकड़ा जो है ये हार्मोगोनिया कहलाता है। ठीक है, तो हर एक जो ये टुकड़ा इसका निकला, दोबारा से फिर लगा लेंगे, ये टुकड़ा जो है ये हार्मोगोनिया कहलाता है। और ये हार्मोगोनिया, इसमें 5, 6, 7 कोई सेल की लिमिट नहीं है, छोटे छोटे टुकड़ों में जब टूटा है तो प्रत्येक टुकड़ा या प्रत्येक हार्मोगोनिया फिर नए पौधे को जन्म देने की क्षमता रखता है। तो इसको कहते हैं जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय हार्मोगोनिया। ये पहली थी ऑसिलेटोरिया। अब ये दूसरी देखिए, ये नोस्टॉक है। ये
धागे जैसी जो मोतियों की माला होती है वैसी शैवाल होती है। इस शैवाल में जगह जगह पर एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिसको हिट्रोसिस्ट बोलते हैं। हिट्रोसिस्ट। ये हिट्रोसिस्ट, ये आपको जो सेल अलग से दिखाई दे रही है ये वाली, जिसमें ये नॉर्मल तो गोल है सेल, लेकिन इसमें पोलर नोड्यूल होते हैं इस तरीके से। अलग से ये सेल आपको इसके बीच में दिखेगी, इसमें कुछ भी नहीं होता अंदर जो पिगमेंट वगैरह है। ये खाली सी सेल जो आपको इसमें दिखाई दे रही है जहाँ मैं डॉट लगाई है, ये सेल हिट्रोसिस्ट है। तो इन हिट्रोसिस्ट के बीच में, ये हिट्रोसिस्ट इस तंतु के अंदर 4 या 5 सेल के बाद पाए जाते हैं। तो ये जो तंतु है नॉस्टॉक का, इन हिट्रोसिस्ट के पास से टूट जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में। ये प्रत्येक टुकड़ा जो है वो हार्मोगोनिया कहलाता है। ठीक है, ये देखिए ये हार्मोगोनिया लिखा है। तो ये टुकड़ा जो टूटकर अलग हुआ ये हार्मोगोनिया कहलाता है। इस हार्मोगोनिया में ये जो एक फिलामेंट अलग हुआ ये दोबारा से जर्मिनेट होकर नए पौधे को जन्म देने की क्षमता रखता है। तो ये रिप्रोडक्शन कहलाता है बाई हार्मोगोनिया, और ये अक्सर पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखें, रिप्रोडक्शन बाई हार्मोगोनिया। अगला देखें, नेक्स्ट टाइप का जो बीजाणु है दैट इज टेट्रास्पोर और चतुष्क बीजाणु। टेट्रास्पोर या चतुष्क बीजाणु इन पॉलीसाइफोनिया ऑन डिप्लॉयड प्लांट्स आफ्टर माइटोसिस नॉन मोटाइल हैप्लॉइड टेट्रास्पोर्स आर प्रोड्यूस। बच्चों, जब आप पढ़ोगे पॉलीसाइफोनिया को या इसके बारे में तो आप देखोगे ये बहुत बड़ी लाइफ साइकिल, जीवन चक्र वाली शैवाल है। इसके अंदर डिप्लॉयड और हैप्लॉइड दोनों स्टेजेस काफ़ी एक तो देखने में एक सी होती हैं बिल्कुल, और काफ़ी समय तक दोनों जीवित रहती हैं। तो इसकी लाइफ साइकिल थोड़ी विशेष प्रकार की होती है। तो विशेष प्रकार होने के कारण ही पॉलीसाइफोनिया आपको पढ़ना पड़ता है। तो इस जो पॉलीसाइफोनिया है इसके अंदर जो द्विगुणित इसका प्लांट है, जो द्विगुणित और मैंने बताया और हैप्लॉइड दोनों तरीके के प्लांट पाए जाते हैं, लेकिन देखने में दोनों एक से हैं, लेकिन इनकी प्रकृति भिन्न भिन्न है। तो जो डिप्लॉयड या द्विगुणित पौधा है उस पर माइटोसिस होती है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे नॉन मोटाइल हैप्लॉइड टेट्रास्पोर्स बनते हैं, जिससे नॉन मोटाइल अगतिशील हैप्लॉइड अगुणित टेट्रास्पोर्स का निर्माण, जो बीजाणु बन रहा है उसको टेट्रास्पोर कहते हैं, क्योंकि ये एक कोशिका से 4 बीजाणुओं का निर्माण होता है, इसलिए इसको टेट्रास्पोर बोला गया है। इसमें से 2 मेल पौधे को या मेल पॉलीसाइफोनिया के पौधे को जन्म देते हैं हैप्लॉइड, और 2 फीमेल पॉलीसाइफोनिया पौधे को जन्म देते हैं। लेकिन आप अगर बाहर से देखोगे तो देखने पर दोनों डिप्लॉयड द्विगुणित पौधा और अगुणित पौधा बिल्कुल एक सा होता है। इतनी डिटेल हमको अभी यहाँ नहीं चाहिए, लेकिन समझाने के लिए कि भाई पॉलीसाइफोनिया को क्यों बताया, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। और विच गिव राइज टू हैप्लॉइड प्लांट, ये टेट्रास्पोर्स टेट्रास्पोरेंजिया से, यहाँ भी जिस थैली या जिस सेल के अंदर बीजाणु बनेंगे वो बीजाणुधानी कहलाती है। तो यहाँ टेट्रास्पोर्स बने तो टेट्रास्पोरेंजिया कहलाएगा। तो उनसे निकलकर ये स्पोर्स हैप्लॉइड पौधे को जन्म देते हैं। हो सकता है आगे डायग्राम इसका आपको अगले 1-2 स्लाइड में मिल जाएगा जहाँ इकट्ठे होंगे। इसके बाद 5वें हैं स्पोर्स ऑटोस्पोर्स, यानी कि जनकाभ बीजाणु इन सेनिडिस्मस एंड इन मेंबर्स ऑफ ऑर्डर क्लोरोकोकेल्स। सेनिडिस्मस एक शैवाल है, और इसके अलावा जो शैवालों का एक गण है, ऑर्डर है क्लोरोकोकेल्स, इसके जो मेंबर्स हैं, इसके जो सदस्य हैं, बिफोर लिबरेटिंग फ्रॉम स्पोरेंजियम पेरेंट प्लांट लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप इन स्पोर्स। सामान्यतः क्या होता है, जो बीजाणु बनते हैं उसमें केंद्रक होता है और थोड़ा बहुत फूड होता है, फिर वो बाहर निकलकर मात्र पौधे जैसा या पेरेंट प्लांट जैसा नया पौधा निर्माण करते हैं। लेकिन इन सेनिडिस्मस और क्लोरोकोकेल्स के मेंबर्स के अंदर बीजाणुधानी से निकलने से ही पहले, है ना, बिफोर लिबरेटिंग फ्रॉम स्पोरेंजियम,
बीजाणुधानी से निकलने से पहले ही बीजाणुओं में मात्र पौधे जैसे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। इन स्पोर्स को ऑटोस्पोर्स या जनका बीजाणु कहते हैं। ठीक है, ऐसे बीजाणु जिनमें बीजाणुधानी से निकलने से पहले ही मात्र पौधे या पेरेंट प्लांट जैसी संरचनाएं विकसित हो जाएं, वो ऑटोस्पोर कहलाता है। और ये ऑटोस्पोर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप इसको याद रखें, एक एक नंबर के क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है ऑटोस्पोर्स। ठीक है, इसके बाद देखिए एकाइनिड्स। इन एक्सट्रीम अनफेवरेबल कंडीशंस, एक्सट्रीम यानी कि बहुत ही प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, बहुत अधिक टेम्परेचर है और एक दिन जो है तालाब वगैरह आपके सूख गए, बहुत गर्मी है, वो कंडीशंस एक्सट्रीम अनफेवरेबल कंडीशन कहलाती हैं, अत्यधिक प्रतिकूल परिस्थितियां कहलाती हैं। इसके अंदर सेल्स ऑफ एल्गी स्टोर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ फूड एंड सेक्रेट थिक वॉल अराउंड दीज स्पोर्स, और ये स्पोर आर कॉल्ड एकाइनिड्स। ऐसी परिस्थितियों में जो शैवाल है अपने को बचाने के लिए अपने कोशिका में बहुत अधिक मात्रा में भोजन एकत्र कर लेता है और अपने चारों ओर बहुत ही मोटी भित्ति बना लेता है। ऐसे स्पोर्स एकाइनिड्स कहलाते हैं। When favorable conditions come, they germinate to produce new plant. जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो ये अंकुरित होकर नए पौधे को जन्म देते हैं। एग्जाम्पल हैं इसके यूलोथ्रिक्स, एनाबिना एंड क्लेडोफोरा एटसेट्रा। यूलोथ्रिक्स, एनाबिना और क्लेडोफोरा इत्यादि कुछ ऐसे शैवाल हैं जिनमें अत्यधिक प्रतिकूल परिस्थितियों में एकाइनिड्स का निर्माण होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चनों में जरूर पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है। इसके बाद 7वीं जो प्रकार है अलैंगिक जनन की, बाइपाल्मेला स्टेज। इन अनफेवरेबल कंडीशंस, ये भी प्रतिकूल परिस्थितियों में है। इन अनफेवरेबल का मतलब जब परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। व्हेन द पॉन्ड्स आर ड्राइंग, cells of algae divides and secrete mucilage to form colonial structure। तो जब तालाब वगैरह सूखने लगते हैं तो जो शैवाल हैं इनकी कोशिकाओं में विभाजन शुरू हो जाता है और विभाजित होकर ये अपने चारों ओर श्लेष्म का आवरण बना लेती हैं। और जो एक एक सेल की भी एल्गी थी वो भी कई कई कोशिकाओं की एल्गी या शैवाल बनकर ऐसा लगता है कि जैसे एक कॉलोनी या बहुत सारे घर इकट्ठे एक जगह पे बस गए हों। इस तरीके से कोशिकाएं इकट्ठी हो जाती हैं और अपने चारों ओर श्लेष्मीय आवरण बना लेती हैं। ये कंडीशन पाल्मेला स्टेज कहलाती है। ठीक है, जब तालाब वगैरह सूखने लगते हैं तो आप कभी ध्यान रखें, देखें कोई तालाब आपके आसपास या कोई गड्ढा जिसमें बहुत टाइम से पानी भरा हुआ था वो सूख रहा है, जो हरा हो चुका था और सूख रहा है, तो लास्ट में जब गर्मियाँ आएंगी तो आप थोड़े दिनों में उसमें देखेंगे जब पानी सूख गया है तो नीचे आपको श्लेष्म चिकने चिकने कोले से दिखाई देते हैं, वो किसी शैवाल की पाल्मेला स्टेज होती है। इन फेवरेबल कंडीशन दीज सेल्स गिव्स राइज टू जूस्पोर्स और एप्लेनोस्पोर्स टू फॉर्म न्यू प्लांट्स। जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो ये जो पाल्मेला स्टेज है इसकी कोशिकाएं विभाजित होकर जूस्पोर या एप्लेनोस्पोर, चल बीजाणु या अचल बीजाणु बनाकर नए पौधे का निर्माण करती है। एग्जाम्पल है इसके यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास एंड एनाबिना। यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास एंड एनाबिना आदि। अब आप देखें इस डायग्राम में आपको विभिन्न प्रकार के स्पोर्स दिखाए गए हैं। तो सबसे पहले ये ऊपर देखें तो ये जू स्पोर्स की टाइप्स हैं, ये सभी जू स्पोर्स की टाइप हैं। पहला बाइफ्लैजिलेट है, यानी कि इसमें 2 फ्लैजिला हैं। ये क्वाड्री फ्लैजिलेट है क्योंकि इसमें 4 फ्लैजिला हैं। ये ऊडोगोनियम का जूस्पोर है जो मल्टी फ्लैजिलेट होता है। ये इसमें पूरी फ्लैजिला की रिंग है, बहुत सारे इस लाइन के ऊपर फ्लैजिला होते हैं। ये वाउचीरिया का है, ये ऊडोगोनियम का हो गया। ये वाउचीरिया का है जो सिनजोस्पोर कहलाता है। बहुत सारे छोटे छोटे स्पोर्स एक साथ बना के एक पूरा सिनजोस्पोर बनाते हैं। तो
ये जूस्पोर की टाइप्स हो गई। ये यूलोथ्रिक्स में एप्लेनोस्पोर है, ये देखिए एप्लेनोस्पोर। ये आपने पॉलीसाइफोनिया में टेट्रास्पोरेंजिया पढ़ा था, तो ये टेट्रास्पोरेंजिया है, ये इसके टेट्रास्पोर्स हैं। ये चार चार हैं स्पोर्स, आपको ऊपर से 3 दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये गेंद की तरह, बॉल की तरह व्यवस्थित होते हैं, तो चौथा जो है वो इसके पीछे होता है। इसके बाद ये एकाइनीट है, ये एकाइनीट है, पूरी की पूरी कोशिका मोटी भित्ति से कवर होकर अधिक मात्रा में भोजन एकत्र करके, और ये बाकी एक्सोस्पोर और इंडोस्पोर है, ये भी हम आगे पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट देखें बाई एक्सोस्पोर्स। अगला जो अलैंगिक जनन की विधि है वो एक्सोस्पोर्स या बही बीजाणु के द्वारा होती है। कैमोसाइफोन एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, नीला हरा शैवाल है, जिसकी सेल वॉल ऑफ फिलामेंट ब्रेक्स एंड साइटोप्लाज्म डिवाइड्स इन स्मॉल नॉन मोटाइल राउंडेड स्पोर्स। तो जो ये कैमोसाइफोन है, इसकी जो तंतु है, फिलामेंट है, तंतु है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, और उसका जो साइटोप्लाज्म है, जो जीव द्रव्य है, वो छोटे भागों में डिवाइडेड होकर, विभाजित होकर अगतिशील राउंडेड गोलाकार स्पोर्स का निर्माण करता है। ये स्पोर्स एक्सोस्पोर्स कहलाते हैं, क्योंकि किसी बीजाणुधानी में नहीं बने, वो जीव द्रव्य ही टूट गया और वो राउंडेड हो गया, दैट इज एक्सोस्पोर्स। इसके बाद मोनोस्पोर्स या एकल बीजाणु। इन पोरफायरा एंड बेंजिया ओनली वन स्पोर्स इज फॉर्म्ड इन वन स्पोरेंजिया। पोरफायरा और बेंजिया में एक स्पोरेंजिया के अंदर, एक बीजाणुधानी के अंदर केवल एक बीजाणु का निर्माण होता है। तो ये कंडीशन मोनोस्पोरस कहलाती है, और जो बीजाणु है वो मोनोस्पोर्स या एकल बीजाणु कहलाता है। ठीक है, इसके बाद 10वें प्रकार के जो स्पोर्स हैं अलैंगिक जनन के, दैट इज इंडोस्पोर या अंतः बीजाणु। Non-motile spores formed by the division of cell which are different from parent plant called endospore। ऐसे स्पोर्स जो साइटोप्लाज्म के विभाजित होने के बाद सेल के अंदर बने और जो मात्र पौधा था उससे लक्षण में अलग होते हैं, देखने में अलग होते हैं, वो इंडोस्पोर्स या अंतः बीजाणु कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल है डर्मोकार्पा। डर्मोकार्पा के अंदर अंतः बीजाणुओं का निर्माण होते हुए देखा गया है। ये सभी विधियां हो गई, चाहे इसको विधि के नाम से पूछा जाए, चाहे बीजाणुओं के नाम से पूछा जाए। अलैंगिक जनन की कुल विधियां हैं सामान्य, जो हमने किसी न किसी शैवाल के अंदर पाई जाएंगी, जिसको हमने एक जगह इकट्ठा कर सामान्य जनन के रूप में, अलैंगिक जनन के रूप में यहाँ अध्ययन किया है। तो इस वीडियो में उम्मीद है आपको अलैंगिक जनन पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। इसमें जो पाल्मेला स्टेज है, एकाइनेट है, जूस्पोर हैं, मोनोस्पोर्स हैं, ऑटोस्पोर्स हैं, इनको आप विशेष रूप से ध्यान से पढ़ें। ये एक एक दो दो नंबरों के क्वेश्चंस में अक्सर पूछे जाते हैं। विद एग्जाम्पल याद करें, जहाँ एग्जाम्पल दिया है उसको विद एग्जाम्पल याद करें। साथ में सबसे बड़ी बात ध्यान रखें कि आप हमारी तरह से जो हमने एक डायग्राम दिखा दिया उसको इकट्ठा नहीं बनाएं, हर एक स्पोर के नीचे उसका डायग्राम बनाएं। ठीक है, जूस्पोर है तो जितने जूस्पोर वाले डायग्राम थे, जब हम जूस्पोर पढ़ के आए तो वहां बनाएंगे। एकाइनीट था तो एकाइनीट को एकाइनीट के साथ बनाएंगे। ये नहीं करें कि आप किताब की तरह से, जैसे हमने पीपीटी में एक जगह पे दिखाया, क्योंकि हम हर जगह बार बार काट के उसको ऐड नहीं कर सकते थे, इसलिए जो है हमने एक जगह पर उन डायग्राम को दिखाया। लेकिन आप जो भी स्पोर या जो भी विधि लिखेंगे उसका डायग्राम उसके साथ में बनाएंगे। आपको पामेला स्टेज का डायग्राम इसमें नहीं मिल पाया है, वो भी आपको किताब में मिलेगा, उसको या मैं आपको शेयर करूंगा पीडीएफ, उसमें से आप उसको बनाएंगे, अपने नोट्स में आप उसको साथ रखेंगे। ठीक है, और डायग्राम बनाना बायो में उतना ही ज़रूरी है जितना खाने के साथ नमक। यानी कि आप डायग्राम बनाओगे तो एग्जामिनर आपकी अगर थ्योरी भी थोड़ी बहुत गलत होगी, एग्जाम्पल गलत होगा, तो उस पर ध्यान नहीं देगा। उसने अगर आपका डायग्राम सही बना हुआ देख लिया, चित्र सही बना हुआ देख लिया, तो वो आपको बिना पढ़े भी नंबर दे सकता है। तो इसका फ़ायदा आप जरूर उठाएं। जहाँ डायग्राम बन रहा हो, जूलॉजी हो चाहे बॉटनी हो, उनमें आपको डायग्राम बनाना है। और इस वीडियो में जो भी कंटेंट
जैसे चित्र वगैरह मैंने जहाँ से लिए हैं उनका मैं आभारी हूँ। और कोविड काल में आपकी अध्ययन के लिए इस वीडियो को तैयार किया गया है। इकोनॉमिकली इसका कोई यूज़ नहीं है। थैंक्स।